देखिए, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैपेसिटरों के कॉम्बिनेशन की। हमने कैपेसिटर को पढ़ लिया, कैपेसिटेंस को पढ़ लिया, कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर उसकी प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो वो वाला टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है संधारित्रों का संयोजन। जिस तरह से आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, यानी प्रतिरोधों को जोड़ते थे और जोड़ने के दो तरीके थे, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। ऐसे ही अब आप संधारित्रों के कॉम्बिनेशन को पढ़ोगे और उसके भी दो ही तरीके हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपको समझना है चीजों को। जो न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल होते हैं, सेम आपके कैपेसिटर वाले होंगे, बस फॉर्मूला लगाने का तरीका अलग है कि वहां पर सीरीज में क्या फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे, यहां सीरीज में कौन सा फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, ऐसे ही पैरेलल में। ठीक है, तो हम बात करते हैं संधारित्रों के संयोजन की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और पहला श्रेणी क्रम में। इन सीरीज। देखिए, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए या फिर वहां पर प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, देखो मैं संधारित्र के साथ साथ प्रतिरोध की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो अगला हमारा चैप्टर है उसमें प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनमें चेंज नहीं है, एक जैसे टॉपिक है, इसलिए मैं संधारित्र के साथ साथ प्रतिरोध की बात करके चल रहा हूं। तो जब भी आप संधारित्रों को या फिर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तुम्हें यह पहचानना हुआ करेगा वहां पे कि श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, और अगर आप पहचान ही नहीं पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना फिर आसान काम नहीं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है समझने के लिए कि एक ही वायर के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे हो वो सीरीज में होते हैं। जैसे मान लो यहां पर हम 3 कैपेसिटर लेकर के चल रहे हैं, 3 से ज्यादा भी लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 लेकर के चल रहे हैं। और इन तीनों कैपेसिटरों को इस तरह से एक वायर से आपने कनेक्ट कर दिया। तो आप अगर अपनी उंगली आगे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कहीं भी वायर ब्रेक नहीं हो रहा। ब्रेक अगर हो रहा है तो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। और फिर आपने क्या किया, बैटरी लगा दी। भाई कैपेसिटरों को चार्ज करने के लिए बैटरी तो जोड़नी पड़ेगी, इनके बीच में आपने एक बैटरी लगा दी। तो ये संयोजन हो गया संधारित्रों का, ये प्लस माइनस। जैसे ही ये कैपेसिटर बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ेगा तो तुरंत इसके इस वाले सिरे पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन इस वाले पे कैसा आ जाएगा, अंदर की तरफ माइनस चार्ज आ जाएगा, और बाहर की तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो प्लस चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस प्लेट पर। तो इस प्लेट पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन इस वाले पे माइनस, प्रेरण के द्वारा नेगेटिव चार्ज, बाहर प्लस, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाएगा इस वाले पे। और इसी तरह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्लस वाला फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। यानी जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला था उतना ही चार्ज लौट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि पहले से जो कैपेसिटर थे वो चार्ज नहीं थे, वो सिंपल कैपेसिटर थे। मान लिया आपने उनकी कैपेसिटेंस से C1, C2 और C3। जैसे ही आपने बैटरी जोड़ी तो इस पर क्यू चार्ज आ गया और उस पर भी क्यू, यानी चार्ज तीनों पे सेम। जो चार्ज यहां से चला था वायर में वही चार्ज घूम रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कैपेसिटरों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो है चार्ज। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस वाले पर भी क्यू, इस पर भी क्यू और इस पर भी क्यू। तो आप सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखेंगे कि श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है। अगर यहीं पर कैपेसिटर की बजाय अगर रेजिस्टेंस होते तो फिर उसको आवेश न कहते, उसको धारा कहते। वहां विद्युत धारा नियत रहती है, फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से विद्युत धारा प्रवाहित होती और पूरे वायर में एक जैसी करंट रहती, क्योंकि वायर कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। बस इतना ध्यान रखना है कि संधारित्रों में तो आवेश नियत है, और उधर प्रतिरोधों की बात करेंगे हम थर्ड चैप्टर में, तो वहां पर विद्युत धारा नियत रहेगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हमारा क्या चीज कांस्टेंट है? आवेश, और उसको मान लिया हमने Q है, ये आवेश नियत है। अब क्या होगा, मान लीजिए जो बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज है V, इसका मतलब ये वोल्टेज अलग अलग कैपेसिटरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। हमने कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पढ़ा है C=Q/V, लेकिन इस फॉर्मूले से हम तीन फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये तो C=Q/V है, अगर जरूरत पड़ जाए Q की तो Q हो जाएगा CV, और अगर जरूरत पड़ जाए V की तो V हो जाएगा Q/C। ठीक है ना, फॉर्मूला एक ही याद रखो, बनाना सीखिए उससे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्षांतर करके इधर उधर ले जा करके आप उसको शो कर सकते हो। तो अब क्या देख रहे हैं सर कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है V, लेकिन ये वोल्टेज बट गई इसमें इसमें इसमें, ये बट गई वोल्टेज। भाई पहले से उन पे चार्ज थोड़ी था, जब चार्ज नहीं था तो उन पर पोटेंशियल भी नहीं था। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तुरंत वो चार्ज हो गए और उन पर पोटेंशियल भी आ गया, जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वास्तव में वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? इस बैटरी के टोटल पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो हमने पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V1, दूसरे पर और तीसरे पर V3, और यहाँ क्या है, टोटल जो V है बैटरी का वो किसके बराबर है? V1 + V2 + इक्वेशन फर्स्ट। और साथ ही साथ हमें ये पता है आवेश सबके लिए नियत है, आवेश अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको कि Q1, Q2 और Q3 आवेश मान लें, श्रेणी क्रम में आवेश नियत रहता है। अब क्या करना है भाई, अब कुछ मत करो, V1, V2, V3 की वैल्यू निकालो तीनों कैपेसिटरों के लिए और उठा करके यहां पे पुट कर दो उसको। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लो, तो V1 क्या हो जाएगा? तो V1 हो जाएगा Q/C1। Q1 मत कर देना क्योंकि Q तीनों का सेम है। तो नाउ अब आप क्या लेंगे? V1 Q/C1, ऐसे सिमिलरली करके V2 Q/C2 एंड V3 Q/C3। कंबाइंड रूप में चाहो तो इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे, और तीनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो V हो जाएगा आपका, यहाँ V1 की वैल्यू लगाओगे तो Q/C1 + Q/C2 और +Q/C3, और Q कॉमन आ गया, 1/C1 C2 1/C3, इक्वेशन थर्ड। तो इस तरह से आपने V की वैल्यू निकाल ली। अब हो क्या रहा है भाई, तीन संधारित्रों को तुमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। मान लीजिए ये तीनों संधारित्र मिलकर के एक संधारित्र की तरह काम कर रही है, और उस संधारित्र की, भाई वास्तव में हमारा टॉपिक क्या है? संधारित्रों का संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि मिलकर के वो किसकी तरह काम कर रही है, संयोजित होकर के वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, उसकी तुल्य धारिता निकालनी है हमें। तो ये तीनों मिलकर के जिस संधारित्र की तरह काम कर रहे हैं उसकी धारिता निकालनी है हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी। तो हमने मान लिया, आप एक अलग से इसके इक्विवेलेंट फिगर बना सकते हो, और इक्विवेलेंट फिगर बनाओ तो तीनों कैपेसिटरों को हटा करके उसकी जगह पे एक कैपेसिटर का आप यूज कर सकते हैं। तो आपने इसके इक्विवेलेंट फिगर बनाया, और इक्विवेलेंट फिगर में एक कैपेसिटर दिखा दिया, बैटरी वही है नीचे जो लगी हुई है, लेकिन अब उसकी कैपेसिटेंस को मान लिया C, और या चाहो तो उसको CS भी लिख सकते हो। CS का मतलब है सीरीज में, श्रेणी क्रम में, तो CS मान लिया, यानी ये तीनों मिलकर के जिस कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को CS मान लिया, इक्विवेलेंट। अब बैटरी वही है तो वोल्टेज वही, चार्ज भी वही चलेगा बैटरी से। इसका मतलब अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर ये है तो इस स्थिति में आप V लिख रहे हो, तो इस स्थिति में V क्या हो जाएगा?
V इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन C, तो यहां हो जाएगा Q अपॉन CS। इक्वेशन 4 क्या देख रहे हो भाई, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखो, दोनों भी LHS में सेम इक्वल फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल आउट, यहां से आप निकालेंगे तो 1 अपॉन CS की जो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरह से आपने श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला ड्राइव करके आप ले आए। अगर और ज्यादा होते, मान लो 4 होते तो प्लस 1 अपॉन C4, और भी अगर होते तो प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फॉर्मूला 1 अपॉन करके आ रहा है सीरीज में, जबकि आपको ध्यान होगा 10th क्लास में जब रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ा था आपने, तो सीरीज में सिंपल आता था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और जबकि पैरेलल में फॉर्मूला आता था 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब फॉर्मूले का फॉर्मेट बदल गया, जो प्रतिरोध के लिए सीरीज में होता है वो पैरेलल के लिए काम करेगा संधारित्र में, और जो समांतर वाला होता है वो सीरीज के लिए काम करेगा। तो आप एक के फॉर्मूले याद रखें, दूसरे के लिए उल्टा कर दिया करें, ठीक है। तो ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो आती है निकल कर कि जब भी कोई चीज 1 अपॉन करके ऐड की जाती है तो वास्तव में इन 3 को तुम ऐड कर रहे हो, तो जो आंसर आएगा वो इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी कम आएगा। करके देखते, मान लीजिए हम 3 न लेकर के चलो 2 ले रहे, हमारे पास 2 कैपेसिटर है और एक कैपेसिटेंस मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड और दूसरी मान लीजिए 3 माइक्रोफैराड, और इनको सीरीज में जोड़ दिया गया है। और अब आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। तो जब आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। 2 ही है तो 2 तक रहने देंगे, 3 होते तो 3 लेकर के चलते, और भी ज्यादा होते तो उसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। एलसीएम आ गया हमारा 6, 2 3 6 और 3 दूनी 6, कितना आया 5/6। लेकिन यहां पर स्टूडेंट से बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि वो LHS को साथ में लेकर के नहीं चलता, वो केवल RHS को सॉल्व करता है, LHS को ऊपर ही छोड़ देता है। वास्तव में ये जो आंसर आता है लास्ट में, ये CS की वैल्यू नहीं है, ये 1 अपॉन CS की वैल्यू है। तो वो उसको उल्टा करना भूल जाता है। हमें CS चाहिए और उसी को आंसर कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना, उसको उल्टा करना होता है लास्ट में। तो ये 1 अपॉन CS की वैल्यू है, और CS की वैल्यू निकालोगे तो CS इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5, और 6/5 को पॉइंटों में निकालोगे तो 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10 माइक्रोफैराड। अब बताओ बेटा आंसर कितना आया 1.2, और तुम जो लेके चले थे उनकी वैल्यू कितनी थी 2 और 3, तो उन 2 और 3 में सबसे छोटा कौन सा था 2, तो आंसर उससे भी छोटा आया है। तो ध्यान रखना है आपको, सीरीज में जब आप कनेक्ट करते हैं तो जो तुल्य धारिता आती है, जिन कैपेसिटरों को तुमने कनेक्ट किया है उसमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगी। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर हमको कभी कम धारिता की आवश्यकता है, भाई हमारे पास जो कैपेसिटर है वो तो बड़ी धारिता वाली है मान लो, और हमें उससे कम धारिता चाहिए, तो कैसे क्रम में जोड़ना होगा, हमें उनको सीरीज में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज वाला टॉपिक कंप्लीट। और खास बात क्या थी, एक ही वायर में जितने भी कैपेसिटर जोड़े जाएंगे वो सब कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला सेकंड पॉइंट, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैपेसिटरों को किस तरह से जोड़ा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 3 कैपेसिटर लेकर के ही समांतर क्रम में चल रहे हैं, तो जो भी कैपेसिटर आपने लिए उनकी एक प्लेट को एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट को दूसरे पॉइंट से, मान लीजिए हमारे 3 कैपेसिटर, दूसरा पॉइंट है हमारा
समांतर क्रम में। इन पैरेलल। तो 3 कैपेसिटर हम लेकर के चल रहे हैं। ये हमारे 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 और ये 3। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का और उस चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है जिन कैपेसिटरों की एक प्लेट एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से, इट इज कॉल्ड पैरेलल। इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटरों की एक एक प्लेट को मैंने एक पॉइंट से जोड़ दिया और दूसरी प्लेटों को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया। ये हो गया पैरेलल। और अब उन पॉइंटों के बीच में लगा दी एक बैटरी। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, प्लस माइनस। अब क्या देखोगे आप, मान लीजिए तीनों कैपेसिटरों की कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। अब मान लीजिए यहां से प्लस Q चार्ज चला, तो Q चार्ज जैसे ही यहां पे आएगा, अब यहां 3 वायर दिख रहे हैं, तो उसका कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा, कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा, कुछ पोर्शन इधर चला जाएगा। इसका मतलब अब आवेश नियत नहीं रहा। जो सीरीज में आवेश नियत रहता था, अब वो आवेश नियत नहीं रहा, बल्कि वो बट गया। मान लीजिए इस पर जाने वाला आवेश कितना है, Q1, इस पर Q2 और इस पर Q3। लेकिन पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम, क्योंकि तीनों कैपेसिटर सीधे सीधे इन प्लेटों से जुड़े हुए हैं। ये और देखो, ये इस तरह की एक ही बात है, जैसे ये आपके 3 कैपेसिटर हैं और ये आपकी बैटरी है। अब मैं क्या करूं, इस बैटरी से इस कैपेसिटर को ऐसे जोड़ दिया और इस वाले को भी ऐसे जोड़ दिया और इस वाले को भी ऐसे जोड़ दिया। ये फिगर और ये फिगर एक ही बात है, ये तो वायर है। अब वायर को ऐसे यहां तक न ला करके उसने पहले जोड़ दिया, लेकिन इसमें और इसमें एक ही बात है। तो क्या हो रहा है, ये तीनों कैपेसिटर सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जो वोल्टेज इसकी है वही वोल्टेज इसकी है, यही वोल्टेज इसकी और यही वोल्टेज इसकी है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मान समान होता है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे इस क्रम में या समांतर क्रम में V नियत रहता है, क्योंकि सबसे पहला हमारा काम तो यही है, हमें यह पता लगाना है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है। मान लो इससे चलने वाला टोटल चार्ज था आपका Q, तो वो Q बट गया Q1 Q2 और Q3। इसका मतलब तुरंत तुम लिख सकते हो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समीकरण नंबर 1। और उस वाले पिछले वाला जो टॉपिक था उसमें क्या चीज बटी थी, विभवांतर, V बटा था। तो हमने फिर V1 V2 V3 की वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी। अब की बार आवेश बट रहा है तो आवेशों की वैल्यू निकालेंगे और दोबारा से इसी समीकरण में पुट कर देंगे। तो आवेश की वैल्यू निकालने के लिए भाई फॉर्मूला हमारा C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो आप तीनों आवेशों की वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ आप Q1 निकालोगे तो C1V, क्योंकि V कांस्टेंट है, Q2 आपका C2V और Q3 आपका C3V। कंबाइंड रूप में चाहो तो इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दो और तीनों वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा आपका Q इक्वल टू Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या चीज कॉमन दिख रही है, इसमें हमें V कॉमन दिख रहा है। तो जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है उसे कॉमन ले लेंगे। V आपने कॉमन ले लिया, Q की वैल्यू हो गई Q इक्वल टू V और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 3। अब हम इक्विवेलेंट फिगर की बात करें। ये तीनों कैपेसिटर मिलकर के एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फिगर और बना लें और एक कैपेसिटर दिखाएं और नीचे बैटरी दिखाएं और इसकी कैपेसिटेंस को माने CS। वोल्टेज भी वही है, चार्ज टोटल Q वही है। इसका मतलब अब Q की वैल्यू क्या होगी, तो इस केस में यदि आप मान सकते हो यदि तुल्य धारिता, तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, तुल्य धारिता
यानी संयोजन की तुल्य धारिता की बात हो रही है। CS मत मानना, आपकी बात पैरेलल के लिए P मान लेना। यदि तुल्य धारिता CP है तो CP है तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? CP निकालो, Q निकालो दोबारा से, तो Q इक्वल टू क्या होता है? CP। तो यहां से Q क्या हो जाएगा हमारा? Q इक्वल टू CP इंटू B। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखो, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से सॉल्व करोगे तो CP इंटू B इज इक्वल टू V और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या चीज आपस में कैंसिल हो गई? B से B से, तो CP इज इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आप पैरेलल में तुल्य धारिता निकाल लाए। अब क्या दिख रहा है तुम्हें कि भाई ये तो जो धारिताओं के जो फॉर्मूले हैं ये तो प्रतिरोधों के अपोजिट लग रहे हैं। प्रतिरोधों में जो समांतर में होता है वो सीरीज में काम कर रहा है, जो वहां सीरीज में होता है वो समांतर में काम कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और पता चल रही है कि ये सीधे सीधे प्लस होकर के आ रहे हैं, तो यहाँ तुल्य धारिता का जो मान आएगा वो ज्यादा आएगा। भाई मान लीजिए 2 3 4 ले लिया आपने, तो अब जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 माइक्रोफैराड आ जाएगी धारिता। तो इस तरह से अगर ज्यादा धारिता की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और अगर कम धारिता की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह से आपका संधारित्रों का संयोजन टॉपिक कंप्लीट है।